हमारी सोच आखिर ये बनती कैसे है? क्या ये हमेशा एक जैसी रहती है या इसे बदला भी जा सकता है? और हम असल में अपनी सोच को कितना कंट्रोल करते हैं? आज हम स्वराज सिंह सर के विश्लेषण के आधार पर इसी अभिवृत्ति यानी एटीट्यूड की गहराई से पड़ताल करेंगे। ये सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वालों के लिए नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए इंटरेस्टिंग है जो समझना चाहता है कि भाई हम दुनिया को एक खास नजरिए से क्यों देखते हैं। बिल्कुल, और शुरुआत यहीं से करते हैं कि ये अभिवृत्ति या एटीट्यूड आखिर है क्या चीज। देखिए, बहुत सरल शब्दों में कहें तो ये एक तरह की मानसिक तैयारी है, एक झुकाव है जो हमें किसी इंसान, किसी चीज या किसी सिचुएशन के लिए एक खास तरह से सोचने, महसूस करने और बर्ताव करने के लिए तैयार करता है। हमारी जो पसंद नापसंद होती है ना, उसका बेसिस यही है। अच्छा, तो ये जो झुकाव या नजरिया ये बनता कैसे है? आपने स्वराज सिंह सर की एक साटी ट्रिक का जिक्र सुना होगा नोट्स में। ये क्या है? हाँ, SAT। ये एक आसान तरीका है याद रखने का कि अभिवृत्ति पर किन चीजों का असर होता है। S का मतलब है सिचुएशन यानी परिस्थिति, हम किस माहौल में हैं, क्या चल रहा है आसपास। A है एस्पेक्ट्स ऑफ एटीट्यूड यानी अभिवृत्ति के पहलू, उस वक्त हमारे नजरिए का कौन सा हिस्सा ज्यादा एक्टिव है, पॉजिटिव वाला या नेगेटिव वाला। और T है टाइम फैक्टर यानी समय, वो नजरिया कितने वक्त से बना हुआ है या उस पल हमें सोचने का कितना समय मिल रहा है। ये तीनों मिलकर तय करते हैं कि किसी खास मौके पर हमारा रवैया, हमारा एटीट्यूड क्या होगा। सिचुएशन, एस्पेक्ट्स, टाइम, सुनने में तो सीधा लगता है, पर क्या असल जिंदगी में ये इतना क्लियर कट होता है? मतलब क्या कभी सिचुएशन इतनी हावी हो जाती है कि बाकी दो चीजें मायने ही नहीं रखती? ये बहुत अच्छा सवाल है। हाँ, बिल्कुल। कई बार परिस्थितियां इतनी इंटेंस होती हैं, इतनी तीव्र होती हैं कि हमारी प्रतिक्रिया लगभग तुरंत होती है। उसमें फिर सोचने, समझने या पुराने नजरिए को देखने का वो सबका वक्त नहीं मिलता। लेकिन आम तौर पे ये तीनों फैक्टर्स आपस में जुड़े रहते हैं और हमारे रवैये को दिशा देते हैं। ठीक है, तो ये रवैया बन तो गया, पर क्या इसके बनने में कुछ अंदरूनी रुकावटें भी आती हैं? कोई टकराव? यहाँ वेस्ट मॉडल की बात आती है ना? हाँ, वॉस्ट मॉडल इसी अंदरूनी कश्मकश को, इसी टकराव को दिखाता है। V है हमारे वैल्यूज यानी हमारे मूल्य, A है एस्पिरेशंस, हमारी आकांक्षाएं, हमारे सपने, S है सोशल प्रेशर यानी सामाजिक दबाव, और P है हमारी पर्सनैलिटी, हमारा व्यक्तित्व। अब सोचिए, आपके मूल्य कहते हैं कि ईमानदारी सबसे जरूरी है, ये V हो गया, पर कामयाब होने की बहुत तेज इच्छा है, ये A हुआ, और साथ में दोस्तों का या समाज का प्रेशर भी है, ये S। तो हो सकता है कोई शॉर्टकट लेने का मन करे। और आपका अपना स्वभाव कैसा है, आप संकोची हैं या बिंदास, ये P, ये भी असर डालेगा। यहीं पर ये वॉस्प मॉडल दिखाता है कि कैसे हमारे अंदर ही ये चीजें टकराती हैं और हमारी अभिवृत्ति को उलझा देती हैं। अरे वाह, मतलब हमारे अंदर ही एक तरह की खींचतान चलती रहती है। और जैसा आपने कहा, ये अभिवृत्ति जन्म से नहीं मिलती, इसे हम सीखते हैं। आमतौर पर ये टिकती है पर बदल भी सकती है, अच्छे के लिए भी, बुरे के लिए भी। और इसके प्रकार भी कई हो सकते हैं, जैसे लोकतांत्रिक सोच, राजनीतिक, या फिर ऑफिस वाली नौकरशाही वाली सोच, या धर्म, संस्कृति, पैसे से जुड़ी सोच। एकदम सही। और ये जो बदलावों की बात है ना, ये आता क्यों है, इसके पीछे भी कई वजह हो सकती हैं। जैसे कोई नई जानकारी मिल गई, ज्ञान, या हमारे खुद के मूल्य बदल गए, समाज का दबाव आया, या फिर हमारी पर्सनालिटी डेवलप हुई, किसी ने हमें समझाया बुझाया, जिसे अनुनयन या पर्सुएजन कहते हैं। और हम जिन लोगों के साथ उठते बैठते हैं यानी हमारा ग्रुप, उसका भी बहुत असर पड़ता है। अच्छा, अगर हमारी सोच बदली जा सकती है तो क्या इसका कोई डिफेंस भी है, कोई तरीका कि हम असर में ना आए? यहाँ मैगुएर के मानसिक वैक्सीन सिद्धांत का जिक्र है। ये क्या कहता है? ये बड़ा मजेदार सिद्धांत है। मैगुएर कहते हैं कि अगर हमें पहले से पता चल जाए या अंदाजा लग जाए कि कोई हमारी सोच बदलने की कोशिश करने वाला है, जैसे कोई सेल्स वाला आने वाला है या कोई खास तरह का प्रचार होने वाला है, तो हम दिमागी तौर पर तैयार हो जाते हैं। हम उसके खिलाफ पहले से ही तर्क सोचने लगते हैं। इस पहले से मिली सूचना की वजह से उस कोशिश का असर हम पर कम हो जाता है। जैसे वैक्सीन से बॉडी बीमारी के लिए तैयार होती है ना, वैसे ही दिमाग बाहरी असर के लिए तैयार हो जाता है। अरे वाह,
मानसिक वैक्सीन, ये तो कमाल का आइडिया है। मतलब पहले से दिमागी तैयारी। इसी से जुड़ा एक और जरूरी कॉन्सेप्ट है, अभिवृत्ति असंगति, कॉग्निटिव डिसोनेंस। सुनने में भारी लगता है, पर है क्या ये असल में? हाँ, शब्द थोड़ा भारी है, पर ये वो मानसिक स्थिति है जब हम थोड़ा असहज महसूस करते हैं। ऐसा तब होता है जब हमारे ज्ञान जो हम जानते हैं, हमारी मान्यता जो हम मानते हैं और हमारा व्यवहार जो हम करते हैं, इनमें तालमेल नहीं होता। मतलब एक विरोधाभास होता है। जैसे वो नोट्स वाला उदाहरण ले। हमें पता है कि सिगरेट पीना सेहत के लिए खतरनाक है, ये हुआ ज्ञान, पर हम पीते हैं, ये हुआ व्यवहार। अब इस ज्ञान और व्यवहार के टकराव से दिमाग में तनाव पैदा होता है। हम ये तो सोचने वाली बात है, कितनी बार हम खुद को ऐसी स्थितियों में पाते होंगे, शायद बिना एहसास किए भी। तो इस तनाव से निपटते कैसे हैं फिर? देखिए, दिमाग इस तनाव को कम करने के तरीके ढूंढता है। एक तरीका है कि हम व्यवहार बदल लें, मतलब ठीक है मैं सिगरेट छोड़ दूंगी। या फिर दूसरा तरीका, हम अपनी मान्यता या सोच को ही बदल दें ताकि वो हमारे व्यवहार से मेल खा जाए। अच्छा, जैसे? कमाल की बात यह है कि अंदरूनी शांति पाने के लिए हम कभी-कभी सच को भी अपने हिसाब से मोड़ लेते हैं। ये समझना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमारे रोजमर्रा के फैसलों पर असर डालता होगा। और हाँ, ये भी तो है कि हमारे संस्थान, हमारी संस्कृति, हमारा परिवार, समाज की आम राय, ये सब भी तो हमारी अभिवृत्ति बनाते हैं ना। बिल्कुल, ये सब मिलकर वो माहौल, वो पृष्ठभूमि तैयार करते हैं जिसमें हमारी अपनी व्यक्तिगत सोच पनपती है और विकसित होती है। और जैसा स्वराज सिंह सरबी जोर देते हैं, हम अभिवृत्तियों के साथ पैदा नहीं होते, इन्हें हम ज्ञान से, अनुभव से और सोच विचार करके विकसित करते हैं। और इसका सबसे जरूरी मतलब ये है कि बदलाव हमेशा मुमकिन है। तो इस पूरी बातचीत का सार यही निकलता है कि हमारी अभिवृत्ति, हमारा नजरिया, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। इसे हम लगातार सीखते हैं, बनाते हैं और अगर चाहें तो सचेत कोशिशों से बदल भी सकते हैं। सही कहा आपने। और सिर्फ ये जानना कि बदलाव संभव है, अपने आप में एक बहुत शक्तिशाली विचार है ना? बिल्कुल। और यहीं पे एक सवाल हम सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। जब हम ये जानते हैं कि अभिवृत्ति सीखी और बदली जा सकती है, तो हम कितना जागरूक होकर इसे खुद आकार देते हैं और कितना अनजाने में बाहरी ताकतों को इसे तय करने देते हैं। क्या अपने अंदर के उन विरोधाभासों को पहचानना, वो जो कॉग्निटिव डिसोनेंस की बात हुई, जहां हमारी कथनी और करनी में फर्क होता है, क्या उसे पहचानना खुद को बेहतर बनाने का पहला कदम हो सकता है?